हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने पिछले वीडियो में आपको जेपीएससी मेंस पेपर 2 जो है उसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस उसको कवर कराया था। आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको जो सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस का पार्ट 1 का ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम उसको मैं कवर कराऊंगी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वर्ड जो हमारा है ये ट्यूटोनिक, इसका मतलब क्या होता है। ट्यूटोनिक मीन्स द जर्मैनिक ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ट्यूटोनिक का मतलब होता है कि जो हमारे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में, आपके ये फर्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस का। तो ये जो ट्यूटोनिक है ये जर्मैनिक ब्रांच, तो जो जर्मन ब्रांच है हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का, उसको हम लोग ट्यूटोनिक कहते हैं। तो मैंने आपको नोट्स पे प्रोवाइड किया है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं अपने आंसर में। आइए देखते हैं कि ये जर्मैनिक ब्रांच क्या है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जर्मैनिक ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली का। तो इस ब्रांच में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश है, डच है, जर्मन है, स्वीडिश है, नॉर्वेजियन है, डैनिश, अफ्रीकन्स, फ्रीशियन, आइसलैंडिक, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो जर्मैनिक ब्रांच में आते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जर्मैनिक ब्रांच ऑफ जो इंडो यूरोपियन फैमिली है उसी को हम लोग ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम से रिलेट करते हैं, वही है ट्यूटोनिक लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज मतलब कि ट्यूटोनिक लैंग्वेज। अब आइए हम देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इन अराउंड 55 BC ब्रिटेन वाज रूल्ड बाय जूलियस सीजर हु वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ द रोमन एम्पायर। 55 BC 55 BC के टाइम में ब्रिटेन जो है वो जूलियस सीज़र एक राजा थे उस समय, रोमन एम्पायर के बहुत बड़े राजा थे, बहुत ग्रेट राजा थे, उनके द्वारा रूल किया जाता था। बट बाय 436 AD द रोमन एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। मतलब 436 AD के टाइम में जो है हमारा रोमन एम्पायर जो है वो टूटने लगा, वो डिसइंटीग्रेट करने लगा। ठीक है, तो इसके डिसइंटीग्रेशन के साथ क्या हुआ? विथ इट्स डिसइंटीग्रेशन द जर्मैनिक ट्राइब्स, जो जर्मैनिक ट्राइब्स के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, एंजल्स, जूट्स, सेक्सन्स, एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन ब्रिटेन। तो मैंने आपको बताया कि अबाउट 55 BC में जो है वो ब्रिटेन में जूलियस सीजर राज करते थे, जो कि रोमन एम्पायर के बहुत बड़े राजा थे। लेकिन 436 BC तक वो रोमन एम्पायर जो है वो टूटने लगा। तो उसके बाद जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो अपना एम्पायर, वो अपनी सत्ता ले आए ब्रिटेन में, वो राज करने लगे। ठीक है, तो दे केम विद देयर ओन लैंग्वेजेस, दैट इज़ जर्मनिक लैंग्वेजेस। तो जब वो आए, जर्मन ट्राइब्स आए जब ब्रिटेन में, उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, तो वो अपना लैंग्वेज भी अपने साथ लेके आए और उनके लैंग्वेज का नाम था जर्मनिक लैंग्वेज। और जब हमारा रोमन एम्पायर उस समय ब्रिटेन में रूल कर रहा था, तो उस समय जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी वो थी सेल्टिक लैंग्वेजेस। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जब जर्मनिक ट्राइब्स आए यहाँ पे ब्रिटेन में रूल करने, तो वो अपने साथ अपनी एक भाषा लेकर के आए जिसे कहते हैं जर्मनिक लैंग्वेज। लेकिन उसके पहले जब रोमन एम्पायर था, जूलियस सीज़र जो थे, जो राजा थे, वो रोमन एम्पायर के द्वारा ब्रिटेन के ऊपर राज कर रहे थे, तो वहाँ की उस समय की लैंग्वेज थी, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको, सेल्टिक लैंग्वेज। ठीक है, तो जब ये दोनों आए तो इन दोनों लैंग्वेजेस के फ्यूज़न से, इन दोनों लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से, सेल्टिक लैंग्वेज और जर्मनिक लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से जो एक नया लैंग्वेज बना, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम। मैं आपको फिर से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जब 55 BC में
हमारा ब्रिटेन में रोमन एम्पायर का रूल चल रहा था जूलियस सीज़र के अंडर में। तो उस समय जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी सेल्टिक लैंग्वेज। लेकिन 400 ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया था कि 436 एडी में 436 एडी में जब रोमन एम्पायर टूटने लगा तो जर्मनिक ट्राइब्स जो थे वो आए और उन्होंने अपना राज ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इस तरह से फिर जब ये दोनों लैंग्वेजेस सेल्टिक लैंग्वेजेस और जर्मनिक लैंग्वेजेस का फ्यूज़न हुआ, इन दोनों का मिलन हुआ, ये दोनों ही लैंग्वेजेस ब्रिटेन में बोली जाती थी। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन में जो न्यू लैंग्वेज बना उसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम। तो टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम और द ब्रांच ऑफ जर्मनिक वर्बल सिस्टम ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इवॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, इसका विकास हुआ। अब आइए हम देखते हैं एक ओवरव्यू अगर हम देना चाहें तो जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस थी, जो हमारा प्रोटो इंडो यूरोपियन से आई थी, तो उसके बाद जो इवॉल्व होकर के जो लैंग्वेज बना वो था हमारा प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज। और ये जो था प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज जो था वो जर्मनिक और सेल्टिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। और फिर इससे जो इवॉल्व हो करके न्यू लैंग्वेज बना उसको हम लोग कहते हैं जर्मनिक लैंग्वेज। तो ये शॉर्ट में आप ऐसे इसको डायग्राम के माध्यम से इसको ऐसे शो कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे जर्मनिक ब्रांच जो है, टेक्टोनिक ब्रांच जो है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। तो हमारा जो जर्मनिक ब्रांच है उसको वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। इस वेस्ट में हमारे 3 ब्रांचेस है, लो फ्रैंकोनियन या फिर लो सैक्सन भी इसे कहते हैं। तो लो फ्रैंकोनियन में या फिर लो सैक्सन में हमारे डच और अफ्रीकन्स लैंग्वेज आते हैं और लो सैक्सन लैंग्वेज आता है। फिर दूसरा ब्रांच जो है वो है हमारा एंग्लो फ्रीशियन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि अभी इसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें है और ये अभी के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी बोली जाती है, बहुत ज़्यादा इसका पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। इसीलिए ये ब्रांच जो है हमारा एंग्लो फ्रीशियन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा जो लैंग्वेज है वो है स्कॉट्स। फिर तीसरा जो है वो है फ्रीशियन। फिर इसका थर्ड जो ब्रांच है वो है हाई जर्मन और इसमें जो है जर्मन लैंग्वेज या यिडिश लैंग्वेज बोली जाती है। अब आइए देखते हैं कि नॉर्दर्न ब्रांच में क्या है। तो नॉर्दर्न में है इसके 2 ब्रांचेस हैं, इसके हैं ईस्ट स्कैंडिनेवियन और वेस्ट स्कैंडिनेविया। तो आपके इस ईस्ट स्कैंडिनेविया में आइसलैंडिक, फ्रोइस और नॉर्वेजियन लैंग्वेज आते हैं और आपके वेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वीडिश और डेनिश लैंग्वेज आते हैं। आइए हम नेक्स्ट कुछ जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम उसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हम इजीली उसको समझ पाएँ। तो पहला जो टर्म है उसको जो हमको समझना है वो है फ्रिकेटिव्स। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रिकेटिव्स। तो फ्रिकेटिव्स क्या होता है इसको मैं आपको समझाती हूँ। फ्रिकेटिव्स आर कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू ए नैरो चैनल मेड बाय प्लेसिंग 2 आर्टिकुलेटर्स क्लोज टुगेदर। इसका मतलब है कि फ्रिकेटिव्स ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आप जानते होंगे, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ आपको। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो वावल्स आप जानते होंगे AEIOU 5 वावल्स होते हैं, तो उनको छोड़ करके जितने भी और लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो फ्रिकेटिव्स आर कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू ए नैरो चैनल मेड बाय प्लेसिंग 2 आर्टिकुलेटर्स क्लोज टुगेदर। इसका मतलब ये है, आप इजीली इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि जब हम कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या कोई भी लेटर बोलते हैं, तो अगर हमारे कंठ में फ्रिक्शन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसको हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। उन वर्ड्स को फ्रिकेटिव्स कहते हैं, लेटर्स को हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। फ्रिकेटिव्स दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, वॉइस्ड फ्रिकेटिव्स और अनवॉइस्ड फ्रिकेटिव्स या फिर वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स। तो वॉइस्ड फ्रिकेटिव्स ऐसे फ्रिकेटिव्स होते हैं जिनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब जब हम इन वर्ड्स को बोलते हैं तो हमारे गले में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि देम, जब आप देम बोलते हैं तो आप अपने यहाँ कंठ पे टच करके देखिएगा, यहाँ पे हल्का आपको वाइब्रेशन फील होगा, फ्रिक्शन फील होगा। फिर दूसरा जो है वो है आपका अनवॉइस्ड या फिर वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स, और इसमें है कि इसका फीचर्स ये है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कंठ में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं थिन आप बोलेंगे तो आपको कोई फ्रिक्शन या वाइब्रेशन कंठ में महसूस नहीं होगा, आप बोल के देख लीजिए। अब कुछ और टर्म्स हैं, उसको हमें समझना है। पहला जो टर्म है वो है वॉइस्ड स्टॉप्स एंड वॉइसलेस स्टॉप्स। तो हम देखते हैं कि वॉइस्ड स्टॉप्स एंड वॉइसलेस स्टॉप्स क्या होता है। तो वॉइस्ड स्टॉप्स आर प्रोनाउंस्ड विथ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो जब हम इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं वॉइस स्टॉप्स, तो उसमें जो होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है। जैसे आप बोलिए बार्क, बार्क जब आप बोलेंगे तो आप टच करके देखिएगा, आपके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा। फिर वॉइसलेस स्टॉप्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन पे, जिनके बोलने पे हमारे वोकल कॉर्ड्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं पार्क, पार्क आप बोल के देखिए, आपके वोकल कॉर्ड में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स हम देखते हैं, अगर हम ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम का फोनेटिक्स को कंपेयर करें तो हम इसको इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। तो इसलिए अब हम देखते हैं इसका फोनेटिक्स में क्या पैटर्न चलता है। ये शायद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था 2016 में कि आपको ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम के फोनेटिक्स का पैटर्न आपको समझाना है कि कैसे उसमें वॉइस जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है जो कि 7 मार्क्स का होता है, और उसमें मुश्किल से आपको मैक्सिमम 8 से 10 लाइंस लिखने होते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि फोनेटिक्स का क्या फीचर्स होता है। तो इसमें जो है वॉइसलेस एस्पिरेटस साउंड्स फाउंड इन प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वॉइस्ड स्टॉप्स। वॉइस्ड स्टॉप्स मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था क्या होता है। फिर इससे नेक्स्ट जो होता है वो वॉइसलेस स्टॉप्स जो है ऑफ प्रोटो इंडो यूरोपियन चेंज्ड इनटू वॉइसलेस स्टॉप्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो होता है जो वॉइसलेस स्टॉप्स ऑफ प्रोटो इंडो यूरोपियन है वो दे टर्न इनटू वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स। तो एक पैटर्न इसमें चलता है फोनेटिक्स में ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम के TVS के, कि इसमें वॉइसलेस, आप यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि वॉइसलेस साउंड्स जो है वो वॉइस्ड स्टॉप्स में चेंज होता है, और वॉइस्ड स्टॉप्स जो है वो वॉइसलेस स्टॉप्स में चेंज होता है, और वॉइसलेस स्टॉप्स जो है वो वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स में चेंज होता है। जैसे कि वॉइस्ड स्टॉप्स में जैसे वर्ड्स हैं कि ब, ड, ज, ये चेंज हो जाते हैं वॉइसलेस स्टॉप्स में प, ट, क और ट का मैंने आपको यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है। और ये जब चेंज होता है वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स में तो ये ऐसे हो जाता है फ, श, ह। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझाया जो कि था फोनेटिक्स। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है स्ट्रेस। इसको हम समझते हैं कि क्या है। इन प्रोटो इंडो यूरोपियन स्ट्रेस वाज ऑन एनी सिलेबल विथ नो रेगुलरिटी, बट इन द TVS
Teutonic verbal system, development of a strong stress was on the first syllable. मतलब कि जब हम प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखते हैं तो किसी भी सिलेबल मतलब किसी भी लेटर पे जो है वो स्ट्रेस पड़ जाता था, दबाव पड़ जाता था जब हम उस पर बोलते थे, तो उस वर्ड को बोलते थे तो कोई एक रेगुलरिटी नहीं थी कि हाँ इसी लेटर पे पड़ेगा दबाव, या फिर फर्स्ट पे या फिर लास्ट पे या फिर मिडिल के किसी लेटर पे। ऐसा कोई रेगुलरिटी नहीं था प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में, मैंने जब आपको प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाया था। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे हाबुदान, आप अगर बोलते हैं हाबुदान, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है हाबुदान। हाबुदान जो है वो अगर प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का एक वर्ड है, उसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखिए कि कहीं पर भी किसी भी सिलेबल पे जो है वो आपका स्ट्रेस पड़ जा रहा है। लेकिन आप जैसे ये टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक वर्ड है हेड। हेड में आप देख रहे हैं कि एच पे, एच जो फर्स्ट सिलेबल है उस पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको ये जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम का उसको डिस्क्राइब किया। आइए अब देखते हैं जो उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लार्ज नंबर ऑफ वावल क्वालिटीज़। इन द Teutonic verbal system, the quality of vowel sound was very high, which has reduced over period of time. तो जब Teutonic verbal system जो है वो इवॉल्व हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसका क्वालिटी ऑफ वावल साउंड जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे वो कम होने लगा। तो ये फीचर में यही है। अब बात करें इसमें ग्रामर की फ़ीचर्स की, कुछ केस में जो ग्रामर से रिलेटेड क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस वर्बल सिस्टम में। तो इसका जेंडर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल द 3 जेंडर्स मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर वेर फाउंड। ठीक है, तो इसमें है कि जो 3 जेंडर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, या जनरली भी हम पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये 3 जेंडर्स मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ये तीनों ही जेंडर्स टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में मौजूद थे। ठीक है, अब आइए इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ग्रामर में क्या है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में तीनों नंबर्स पाए जाते हैं, सिंगुलर नंबर भी, ड्यूअल नंबर भी और प्लूरल नंबर भी। और अगर हम बात करें इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में मैंने जब नंबर की बात की थी तो उसमें था कि सिर्फ डुअल नंबर का यूज़ किया जाता था। अब बात करें इसमें केसेस की, कि केसेस पहले मैं अगर हम नहीं जानते हैं कि केस क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि केस इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बस मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो केस इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। देयर आर ओनली 3 केसेस इन मॉडर्न इंग्लिश। दे आर सब्जेक्टिव, जैसे कि इसका मैंने आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव तीनों में चेंज करके बताया है कि जैसे ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा आपका हिम और पॉजेसिव में हो जाएगा आपका हेज। ठीक है, तो केसेस की बात करें टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में, तो पहले 8 केसेस हुआ करते थे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में, जो कि कम होकर के 6 हो गए। और ये 6 कौन कौन से केसेस हैं टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में? ये है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, जेनेटिव, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकेटिव। ठीक है, तो ये केसेस की बात हमने कर ली। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है मूड्स की बात करें कि मूड्स कैसे होते हैं टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम में। हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से रेफ़र करके उससे कंपैरिजन करके हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, तो आप मेरे इसके पहले वीडियो में आप देख लीजिए। मैंने इसके पहले जो क्लास लिया था वो इसी का लिया था, क्योंकि वो आपका पहला टॉपिक था। अगर आप उसको नहीं समझते हैं
तो आप फिर ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम को भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको भी देख लें। फिर जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूड्स। इन प्रोटो इंडो यूरोपियन 5 moods were there, but in TVS Teutonic verbal system only 3 were there. They are imperative, indicative and subjective. प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में सिर्फ 5 ही मूड्स थे, लेकिन TVS में 3 मूड्स ही रह गए जो कि थे इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव और सब्जेक्टिव। अब बात करें आपके जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो जर्मैनिक जो ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम है, हैज़ अ नंबर ऑफ यूनिक vocabulary items, words which have no common cognates in other Indo-European languages। मतलब कि अगर ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम की बात करें तो कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में नहीं है, लेकिन हमारे ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम में हैं। ठीक है, अब आइए हम ये तो मैंने आपको बताया कि इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज मैंने आपको कवर कराया ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम और ये पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर कराया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, जो कि है ट्यूटोनिक एसेंट। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो उसका इसके बाद का जो टॉपिक है उसके साथ जो है ट्यूटोनिक एसेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे और रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी JPSC मेंस का। तो आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और रिलेटेड वीडियोस मिल पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।